नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प दस्तावेज है और ये हमें सीधे इतिहास के एक लंबे सफर पर ले जाता है। ये दस्तावेज ना भारत के इतिहास के एक बहुत ही बड़े और अहम दौर पर रोशनी डालता है। सन 700 ईस्वी से लेकर सोचिए 1750 ईस्वी तक। बाबरे, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, करीब 10.5 सदियों का वक्त। 1000 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कहता तो है कि इस दौरान भारत में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन यही एक पेंच है। अच्छा, क्या? ये स्रोत ये तो बता रहा है कि बदलाव हुए, पर उन बदलावों का कोई खास ब्यौरा मतलब डिटेल नहीं देता। तो आज हम इस दस्तावेज को एक अलग नजरिए से देखेंगे, है ना? हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर इतिहासकार इस लंबे दौर को इतना अहम क्यों मानते हैं। मतलब इस दावे का क्या मतलब हो सकता है कि बड़े बदलाव हुए और इतने लंबे समय में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। सही बात है। चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। वे समय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है कि भाई क्या कुछ नहीं बदला होगा। लोगों की जिंदगियां, उनके रहने सहने के तरीके, उनके विश्वास, सब कुछ बिल्कुल सही। ये अवधि वाकई बहुत लंबी है और जब कोई ऐतिहासिक स्रोत या कोई स्टडी खास तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए बदलावों पर ध्यान खींचती है तो ये अपने आप में एक इशारा है। किस तरह का इशारा? ये बताता है कि इतिहास की नज़र में ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत के समाज, राजनीति, संस्कृति को एक नई शक्ल दी, आप कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि इतिहासकारों ने इन्हीं दो तारीखों 700 और 1750 को ही क्यों चुना होगा। मतलब कुछ तो खास हो गए इनमें। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था। क्या इन तारीखों का कोई खास मतलब है, जैसे कोई बड़ी घटना या कुछ? पूर्व मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है। पूर्व मध्यकाल? हाँ, ये वो दौर था जब गुप्त साम्राज्य जैसी बड़ी सेंट्रल पावर का असर कम हो चुका था और कई सारी रीजनल ताकतें, मतलब क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। इसे आप एक तरह से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का ट्रांजिशन, एक बदलाव का वक्त समझ सकते हैं। अच्छा, ओके। और 1750? दूसरी तरफ 1750 का समय हमें आधुनिक इतिहास की दहलीज पर ले आता है। इस वक्त तक मुगल साम्राज्य, जो एक इतनी बड़ी ताकत रहा था, हाँ, वो काफी कमजोर हो चुका था और यूरोपीय कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में अपना असर तेजी से बढ़ा रही थी। तो ये दोनों तारीखें एक तरह से इतिहास के बड़े मोड़ों की तरफ इशारा करती हैं, एक नई शुरुआत और एक पुराने दौर का अंत, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सीमाएं मतलब सिर्फ अंदाजन नहीं है, बल्कि इतिहास की बड़ी धाराओं के बदलाव को दिखाती है। लेकिन एक सवाल और है। पूछिए। दौर को समझने के और भी तरीके हो सकते हैं क्या? इसमें कोई मतभेद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, इतिहास में तारीखें अक्सर सहूलियत के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। हाँ, ये तो है। जरूर इस पर बहसें होती हैं कि भाई मध्यकाल ठीक कब शुरू हुआ या आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। कुछ इतिहासकार शायद अलग टाइम पॉइंट्स पर जोर दें, लेकिन मोटे तौर पर 700 से 1750 का ये जो फ्रेमवर्क है, ये हमें उस लंबे दौर को समझने में मदद करता है जिसमें सल्तनतों और साम्राज्यों का उदय हुआ, पतन हुआ, नई धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं बहीं और भारतीय उपमहाद्वीप बाहरी दुनिया से और गहराई से जुड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि स्रोत हमें इस पूरे कालखंड को बदलाव की नजर से देखने को कह रहा है। तो अगर हम बदलावों की बात करें, भले ही स्रोत हमें उनका विवरण ना दे रहा हो, तो किस तरह के बदलावों की हम कल्पना कर सकते हैं इतने लंबे समय में? मतलब सबसे पहले तो शायद राजनीति ही बदली होगी। निश्चित रूप से राजनीतिक नजारे में तो जबरदस्त उथल पुथल हुई इस दौरान। आप सोचिए, शुरुआत में कई छोटे बड़े राजपूत राज्य थे। हाँ। फिर उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसने शासन का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया। सल्तनत के बाद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य आया, जिसने उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक सूत्र में पिरोया एक तरह से। और दक्षिण में? हाँ, दक्षिण में भी चोल, विजयनगर जैसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य उभरे और फिर ढले। ये सिर्फ राजाओं या वंशों का बदलना नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि शासन करने के तरीके, सेना रखने के ढंग, टैक्स लेने के तरीके, राज्यों के आपसी संबंध, ये सब भी लगातार बदल रहे थे। बाप रे। तो राजनीति के अलावा समाज और लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, उस पर क्या असर पड़ा होगा? समाज तो कभी स्थिर नहीं रहता, खासकर इतने लंबे अरसे में।
देखिए, इस दौर में जाति व्यवस्था में भी बदलाव आए। हालांकि उसकी जड़ें तो गहरी रहीं, नए समुदाय उभरे, पुराने समुदायों की स्थिति बदली। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण था भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का फैलना। हाँ, भक्ति आंदोलन। जी, ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन थे जिन्होंने आम लोगों की भाषा में ईश्वर से सीधे जुड़ाव की बात की और कहीं-कहीं सामाजिक बराबरी पर भी जोर दिया। अच्छा। इसने कला, संगीत और साहित्य को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। तो लोगों की धार्मिक पहचान, उनके रीति रिवाज, आपसी मेलजोल के तरीके, ये सब भी बदले। ये तो वाकई बड़े बदलाव लगते हैं। क्या तकनीक या अर्थव्यवस्था में भी कुछ खास हुआ इस दौरान? हाँ, बिल्कुल। तकनीक का विकास शायद आज की तरह रॉकेट स्पीड से नहीं था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण था। जैसे खेती में नई तकनीकें आईं। जैसे? सिंचाई के लिए रहट मतलब पर्शियन व्हील का इस्तेमाल बढ़ा, इससे खेती का विस्तार हुआ। अच्छा। युद्ध के तरीकों में बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसने लड़ाइयों का तरीका ही बदल दिया। अच्छा। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में नई शैलियां विकसित हुई। सल्तनत और मुगल काल की जो भव्य इमारतें आज हम देखते हैं, हाँ बिल्कुल, जिनमें मेहराबों और गुंबदों का इस्तेमाल खास था, वो इसी दौर की देन है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार के रास्ते बदले, नए शहर बसे और भारत का समुद्री व्यापार अरब और यूरोपीय व्यापारियों के साथ काफी बढ़ा। मुद्रा प्रणाली वगैरह भी। हाँ, मुद्रा प्रणाली भी विकसित हुई, अलग अलग तरह के सिक्के चले। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्रोत महत्वपूर्ण बदलावों की बात कर रहा है तो उसका दायरा बहुत ही व्यापक है। हाँ, ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं है, बल्कि जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है। राजनीति, समाज, धर्म, कला, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सब कुछ। एकदम सही कहा आपने। और ये समझना भी जरूरी है कि ये बदलाव कोई सीधी रेखा में नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बस बेहतर या आगे ही होता गया। अच्छा। मतलब इस दौर में बड़े पैमाने पर संघर्ष भी हुए, बाहरी आक्रमण भी हुए और अंदरूनी झगड़े भी चले। कई बार पुरानी व्यवस्थाएं टूटी और नई बनने में वक्त लगा। और साथ ही बहुत कुछ ऐसा भी था जो बना रहा, जिसमें निरंतरता थी, कंटिन्यूटी थी। जैसे गांव देहात में जीवन के कई तौर तरीके शायद सदियों तक वैसे ही चलते रहे होंगे। तो इतिहासकार जब बदलाव का अध्ययन करते हैं तो वे निरंतरता के तत्वों को भी देखते हैं। बदलाव और निरंतरता, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बात ध्यान देने लायक है कि बदलाव का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, उसमें उथल पुथल और ठहराव दोनों शामिल हैं। लेकिन इतने लंबे समय में क्या कोई ऐसा बदलाव था जिसका असर मतलब पूरे उपमहाद्वीप पर पड़ा हो, या ये ज्यादातर क्षेत्रीय मतलब रीजनल लेवल पर ही महसूस किए गए, जैसे आपने दक्षिण के चोल और उत्तर की सल्तनत का जिक्र किया था? श्याम, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा उपमहाद्वीप है ना? बिल्कुल। तो जाहिर है कि बदलाव हर जगह एक जैसे और एक ही रफ्तार से नहीं हुए। कुछ बदलावों का असर ज्यादा व्यापक था, जैसे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था या फिर भक्ति आंदोलन की लहर। लेकिन ज्यादातर विकास क्षेत्रीय स्तर पर हुए। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी भाषाएं विकसित हुईं, अपनी कला शैलियां पनपीं, अपने स्थानीय नायक और परंपराएं उभरी। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, हर इलाके का अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सफर रहा इस दौरान। इसलिए जब हम 700 साढ़े 1700 के भारत की बात करते हैं तो हमें इस क्षेत्रीय विविधता को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये स्रोत बिना कोई डिटेल दिए भी हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने का न्योता दे रहा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे परत दर परत बनता है और कैसे छोटे छोटे बदलाव सदियों में मिलकर एक बड़ा रूपांतरण, एक बड़ा चेंज लाते हैं। इसे समझना एक चुनौती भी है। इतिहासकार कैसे करते हैं ये काम? मतलब इतने लंबे समय के बदलावों को वो कैसे पकड़ते हैं? ये इतिहासकारों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्हें अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। उस दौर का साहित्य, शिलालेख, सिक्के, इमारतें, जो यात्री आए उनके लिखे हुए वृत्तांत, अच्छा, और बाद के समय में लिखे गए इतिहास ग्रंथ, उन्हें इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनानी होती है। उन्हें यह भी देखना होता है कि कौन सा स्रोत कितना भरोसेमंद है और लिखने वाले का अपना नजरिया क्या रहा होगा। और शायद सबसे बड़ी चुनौती ये समझने की होती है कि बदलाव क्यों हुए, उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। क्या वो आर्थिक थीं, सामाजिक थीं, राजनीतिक थीं, या फिर कोई बाहरी प्रभाव था? हाँ। और जैसा हमने कहा, उन्हें यह भी देखना होता है कि क्या बदला और क्या वैसा ही बना रहा। मतलब इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पीछे के कारणों और उनके नतीजों को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। और इतने लंबे दौर को देखते हुए ये कोशिश और भी जटिल और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती होगी। हाँ, और ये जटिलता ही इसे रोचक बनाती है।
आप सोचिए जरा, भाषाएं कैसे धीरे धीरे बदलती हैं। आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो सन 700 ईस्वी की भाषा से कितनी अलग है। हाँ, ये तो है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये सदियों में धीरे धीरे हुआ। इसी तरह खान पान, पहनावा, सामाजिक मान्यताएं, सब कुछ समय के साथ बदलता है। इतिहासकार इन धीमी गति से होने वाले बदलावों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर उस दौर के लोगों को खुद भी महसूस नहीं होते होंगे। ये सोचना ही कमाल का है कि हम सब इतिहास की एक लंबी धारा का हिस्सा हैं, और जो बदलाव आज हमें शायद मामूली लगते हैं, वो सदियों बाद बहुत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। बिल्कुल। इस स्रोत ने भले ही हमें सीधे सीधे जानकारी न दी हो, लेकिन इसने हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। बिल्कुल, यही इस स्रोत की खूबी है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का नाम नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति के गहरे मंथन की कहानी है। और भारत के संदर्भ में 700 से 1750 का ये दौर इसी गहरे मंथन का गवाह रहा है। इसने वो नींव रखी जिस पर आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। आज की हमारी राजनीति, समाज, भाषाएं, कला, धार्मिक विविधता, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इस लंबे दौर में फैली हुई हैं। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने इस स्रोत के बहाने भारत के इतिहास के एक बेहद लंबे और महत्वपूर्ण कालखंड 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी पर विचार किया। हमने माना कि स्रोत खुद बदलावों का ब्यौरा नहीं देता, लेकिन उसका इस अवधि पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें बताता है कि इतिहासकार इसे बड़े परिवर्तनों का दौर मानते हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ये बदलाव कितने बहुआयामी हो सकते थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, तकनीकी। हमने ये भी देखा कि इन बदलावों की रफ्तार और प्रकृति हर जगह एक सी नहीं थी, और बदलाव के साथ साथ निरंतरता भी बनी रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समाज के आज को समझने के लिए उसके अतीत में हुए इन लंबे दौर के बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। इस 150 साल के दौर ने भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान ताने बाने को बुनने में एक अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, और ये हमें उस सवाल पर लाता है जो शायद हम सब सोच सकते हैं। सुनने वालों के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न है। सोचिए जरा, इस लगभग 1000 साल की अवधि में जीवन का कौन सा पहलू, चाहे वो शासन करने का तरीका हो, लोगों की आस्था हो, कला और साहित्य हो, तकनीक हो या समाज की बनावट हो, आपको लगता है कि सबसे गहरे और स्थायी परिवर्तन से गुजरा होगा? इस पर विचार कीजिएगा।